प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र आह उत्सुक है उनकी धूल। नमस्कार मेरे शेरनियों। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार कभी बासी फूल नहीं कर सकते हैं। जयशंकर प्रसाद की इन्हीं पंक्तियों के साथ हम आप सब लोगों का हिंदी की महागाथा में स्वागत करते हैं। आप लोगों के लिए फटाफट अंदाज में वर्ष 2024 की बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे बेहतरीन मॉडल पेपर जो आप लोगों की बोर्ड परीक्षा में ज़रूर टकराएगा, आप लोगों के लिए लेकर के उपस्थित हो गए हैं। पिछले वीडियो में आप लोगों ने मॉडल पेपर को देख लिया है, लेकिन एकदम नया ताज़ा तरीन आप लोगों की परीक्षा के लिए बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला के साथ हम फिर से हाजिर हो गए हैं। देर ना करते हुए आ जाते हैं आपके पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न कहता है कि उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन हैं? उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन हैं? देर नहीं करेंगे। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है दामोदर शर्मा। कौन है? दामोदर शर्मा। जी हाँ, ये क्या है? तो ये एक व्याकरण ग्रंथ है। क्या है? ये एक व्याकरण ग्रंथ है। अगर आपसे ये पूछ लिया कि उक्त व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है, तो यह एक व्याकरण ग्रंथ है। याद रखिए, एक एक प्रश्न के सही जवाब के साथ उसकी व्याख्या करते हुए चलेंगे कि अगर प्रश्न जरा सा स्लिप होता है तो आप तुरंत उसको पकड़ सकेंगे। जी हाँ, तो उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन हैं? दामोदर शर्मा हैं। कौन है? दामोदर शर्मा हैं। इसमें क्या वर्णित है? तो ये एक व्याकरण ग्रंथ है। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है खंड खा, कहता है कि भारतेंदु युग की पत्रिका कौन सी है? जी हाँ, बच्चा जानता है कि भारतेंदु युग की पत्रिका है कवि वचन सुधा। क्या है? भारतेंदु युग की पत्रिका है कवि वचन सुधा। अगर ये पूछ लेता कि सरस्वती पत्रिका किस युग की है, सरस्वती पत्रिका किस युग की है, तो आपको बताना था, क्या बताना था कि सरस्वती पत्रिका द्विवेदी युग की है। क्या? द्विवेदी युग की पत्रिका है। किस युग की है? तो द्विवेदी युग की पत्रिका है। और इसके संपादक कौन हैं? तो इसके संपादक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। क्या? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। याद रखेंगे ना? जी हाँ, बिल्कुल याद रखेंगे कि सरस्वती पत्रिका द्विवेदी युग की है और इसके रचनाकार, इसके संपादक कौन हैं? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगर यही प्रश्न आपसे ये कर लेता कि मर्यादा और हंस ये किस युग की पत्रिका है, तो आपका जवाब क्या था? आपका जवाब है शुक्ल युग। क्या है? शुक्ल युग। जी हाँ, ये शुक्ल युग की पत्रिका है। अगर ये पूछता कि इसके संपादक कौन हैं, तो इसके संपादक हैं प्रेमचंद। क्या? प्रेमचंद। इसके अलावा और कौन हैं? इसके अलावा हैं संपूर्णानंद। क्या? संपूर्णानंद जी। जी हाँ, अगर आप कहेंगे दो लोग कैसे हैं? भैया, एक लोग जब चल बसे, एक लोगों ने जब संपादन का कार्य करना बंद कर दिया तो दूसरा कोई तो करेगा ही ना। जैसे आप इंटर में पहुंच गए हैं, इंटर जब पास करके चले जाएंगे तो आपकी क्लास में आपके साथ कोई जो पढ़ने वाला नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब आपकी क्लास में कोई और नहीं पढ़ेगा। आप जब निकल जाएंगे अपने साथियों के साथ तो आपकी क्लास में कोई आपका भाई, आपकी बहन कोई ज़रूर पढ़ने को आएगा ना। इसलिए एक लोगों ने जब संपादन कार्य बंद किया तो दूसरे लोगों ने संपादन का कार्य उठा लिया। तो मर्यादा और हंस पत्रिका जो है ये शुक्ल युग की है और इसके जो संपादक हैं प्रेमचंद जी हैं और कौन है? संपूर्णानंद जी हैं। लेकिन अभी आपके प्रश्न का सही जवाब कि भारतेंदु युग की पत्रिका कौन सी है, तो इसका सही जवाब होगा कि कवि वचन सुधा। अगर ये पूछ लिया जाता कि इसके संपादक कौन हैं, तो इसके संपादक हैं भारतेंदु जी। कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। याद रखेंगे ना? अगला प्रश्न क्या कहता है? बहुत बेहतरीन प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है
गा खंड कह रहा है, प्रश्न गा, कि हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ कब हुआ? महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कि हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ कब हुआ? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है 1900 में। क्या है? 1900 में। कैसे है? द्वितीय गद्य के साहित्य के उत्थान का जो समय माना जाता है वो संवत वो माना जाता है संवत से। किससे माना जाता है? किससे? तो संवत से माना जाता है। किससे? संवत से। कब से? संवत 1950। क्या? संवत 1950 या 55 से। अब संवत और ईस्वी में होता है 57 वर्ष का अंतर। कितना? 57 वर्ष का अंतर। तो ये लगभग माना जाता है कि लगभग, अगर हम ईस्वी सन में बात करेंगे तो ये लगभग हो जाएगा 1900 ईस्वी। अब बात करते हैं द्वितीय उत्थान का क्या आशय है, कब से है? तो द्वितीय उत्थान मतलब द्विवेदी युग। क्या? द्विवेदी युग। क्या है? द्विवेदी युग। और द्विवेदी युग, इसके अतिरिक्त जो द्विवेदी युग को और कहा गया है, क्या कहा गया है? तो इसी को कहा गया है सुधार काल। क्या कहा गया है? सुधार काल। तो आप लोग समझ रहे हैं, क्या? सुधार काल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि 1900 ईस्वी। जी हाँ, हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ हुआ था 1900 ईस्वी में, जो द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है, जो जागरण सुधार काल के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि सेवा सदन के रचनाकार कौन हैं? बहुत आसान सा प्रश्न, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सेवा सदन के जो रचनाकार हैं वो प्रेमचंद है। अगर आपसे ये पूछ लेता कि सेवा सदन किस विधा की रचना है, तो आपका जवाब क्या था? आपका जवाब था उपन्यास विधा की। क्या? उपन्यास। तो सेवा सदन किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की। इसके रचनाकार कौन हैं? तो मुंशी प्रेमचंद जी हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है अगला प्रश्न कहता है कि हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी होने का श्रेय किसे दिया जाता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी होने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका सही जवाब तो इसमें है ही नहीं, लेकिन इसका सही जवाब क्या होगा? तो आप लोग जान लें, इसका सही जवाब होगा इंदुमती। क्या? इंदुमती। इसमें चारों ऑप्शन गलत हैं। इसका सही जवाब है इंदुमती। अगर ये पूछेगा कि इंदुमती के रचनाकार कौन हैं, तो आपका सही जवाब हो जाएगा कि इसके रचनाकार हैं किशोरीलाल गोस्वामी जी। जी हाँ, इसमें क्वेश्चन देना चाहिए था कि हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी होने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो ऑप्शन में इंदुमती होना चाहिए था, लेकिन इंदुमती ऑप्शन में नहीं है। इंदुमती के रचनाकार हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा किशोरीलाल गोस्वामी कृत इंदुमती। जी हाँ, इंदुमती के रचनाकार हैं किशोरीलाल गोस्वामी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। बढ़िया प्रश्न पूछा है। क्या है? कीर्तिलता नहीं है, कि बीसल देव रासो नहीं है, कि पद्मावत नहीं है, कि आलखंड नहीं है? आखिर वो कौन सा क्वेश्चन? इसका सही जवाब क्या है कि आदिकाल का ग्रंथ नहीं है? जी हाँ, इसका सही जवाब है कि आदिकाल का ग्रंथ पद्मावत नहीं है। तो पद्मावत किस काल का है? तो इसका सही जवाब है भक्ति काल। क्या है? भक्ति काल। जी हाँ, ये भक्ति काल का ग्रंथ है। अगर बात करते हैं कि पद्मावत रचना किसकी है, तो पद्मावत जायसी की रचना है। किसकी है? जायसी की रचना है। किसकी है? जायसी की रचना है। अगर आपसे ये पूछेगा कि कीर्तिलता किसकी रचना है, तो ये विद्यापति की रचना है। किसकी रचना है? विद्यापति की रचना है। याद रखना, ये विद्यापति की रचना है। अगर ये पूछता कि आलखंड किसकी रचना है, तो ये जगनिक की रचना है। किसकी है? जगनिक की रचना है। अब आलखंड को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ये है
परमाल रासो क्या है? परमाल रासो। आप लोग ऐसे ही एक-एक प्रश्नों को झकझोरते हुए, तोड़ते हुए, मरोड़ते हुए चले जाइएगा। अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हिंदी की बेहतरीन क्लास आप लोगों को लगातार मिलती रहे। और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, बगल में घंटा ज़रूर बजाइएगा, जिससे हमारे हर एक वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्तकाल की किस शाखा से है? अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्तकाल की किस शाखा से है? बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसके सही जवाब है कृष्ण भक्ति शाखा। क्या है? कृष्ण भक्ति शाखा। अष्टछाप अगर ये पूछे कि अष्टछाप क्या है? तो अष्टछाप 8 कृष्ण भक्त कवियों का क्या 8 कृष्ण भक्त कवियों का एक संग्रह है। 8 कृष्ण भक्त कवियों का एक संग्रह है, जिसमें 8 कृष्ण भगवान के भक्त एकत्रित रूप में रखे गए हैं, जो श्री कृष्ण के सच्चे और श्रेष्ठ उपासक थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्तकाल की किस शाखा से है? तो कृष्ण भक्ति शाखा से है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि कौन हैं? श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि हैं सूरदास जी। कौन हैं? सूरदास जी। याद रखना, अगर ये क्वेश्चन आ जाता कि वात्सल्य और करुण रस के अमर कवि कौन हैं, तो आपका सही जवाब होता हरिऔध। क्या होता? हरिऔध। एक-एक प्रश्न को नहीं छोड़ेंगे, एक-एक प्रश्न को दौड़ा-दौड़ा के मारेंगे। हरिऔध कौन हैं? तो हरिऔध हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। जी हाँ, इनका पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी करुण और वात्सल्य रस के अमर कवि माने जाते हैं, और सूरदास जी श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि माने जाते हैं। सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। याद रखना, सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है घ वाला कि चाँद का मुँह टेढ़ा। क्या? चाँद का मुँह टेढ़ा रचना की विधा क्या है? तो आसान प्रश्न, और इसका सही जवाब होगा कि काव्य। क्या? काव्य। अगर ये क्वेश्चन आ जाता कि चाँद का मुँह टेढ़ा के रचनाकार कौन हैं, तो ये प्रश्न और महत्वपूर्ण बन जाता। इसके रचनाकार हैं गजानन। क्या? गजानन माधव जी। कौन हैं? तो गजानन माधव और मुक्तिबोध, अर्थात गजानन माधव मुक्तिबोध जी इस चाँद का मुँह टेढ़ा रचना के रचनाकार हैं। ये काव्य विधा की रचना है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन अंगा वाला कहता है कि कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं। ये कथन किसका है? कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं, ये कथन किसका है? तो आसान सा और महत्वपूर्ण सा प्रश्न है। इसका सही जवाब है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। क्या? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर कहा है। अगर ये प्रश्न आ जाता कि आचार्य शुक्ल जी ने कबीर के लिए क्या कहा है, तो आचार्य शुक्ल जी ने कहा है कि कबीर दास जी की जो भाषा है वो सधुकड़ी है। अगर ये प्रश्न आ जाए कि कबीरदास जी की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है, तो इसका सही जवाब होगा श्याम सुंदर दास जी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित निम्नलिखित गद्यांश का निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ देते हुए निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ देते हुए किसी नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जी हाँ, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा कि जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक
सम्मिलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। तो जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं। समन्वय युक्त जीवन राष्ट्र का सुखदायी रूप है। तो इसका पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न कहता है कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। आसान प्रश्न है। इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है राष्ट्र का स्वरूप क्या है? राष्ट्र का क्या है? क्या है? तो इसका सही जवाब है राष्ट्र का स्वरूप। क्या? राष्ट्र का स्वरूप। इस पाठ के लेखक कौन हैं? तो इस पाठ के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल जी। निश्चित है आप लोग समझ गए होंगे। अब अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित क्या है भाई? देखते हैं कितना रेखांकित है। दिया है कि समन्वय युक्त जीवन राष्ट्र का सुखदायी स्वरूप है। जी हाँ, बिल्कुल। वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं कि जहाँ एकीकरण होता है, जहाँ एक रूपता होती है, एक रूपता से युक्त लोगों का जीवन ही सुखदायी रूप होता है। जहाँ पर कला होती है, जहाँ पर विवाद होता है, वो कोई जीवन नहीं है, वो कोई मानवता नहीं है। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि प्रस्तुत अनुच्छेद के अनुसार जंगल में क्या क्या मिलता है? प्रस्तुत अनुच्छेद के अनुसार जंगल में क्या क्या मिलता है? तो जंगल में क्या मिलता है? तो देखो, कह रहा है जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से, तो क्या मिल रहा है कि अनेक लता वृक्ष और वनस्पति। क्या मिल रहा है? अनेक लता वृक्ष और वनस्पति। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? चौथा क्वेश्चन कि जल प्रवाह नदी के रूप में किससे मिलता है? तो जल प्रवाह नदी के रूप में किससे मिलता है? तो ये मिलता है समुद्र से। देखिए, दिया गया है कि जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं। तो किससे मिलता है? किससे मिलता है? समुद्र से मिलता है। समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में क्या प्राप्त कर रही हैं? आसान प्रश्न, महत्वपूर्ण जवाब। क्या प्राप्त कर रही हैं? समन्वय। क्या? समन्वय। दिया गया है कि उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करते हैं। तो क्या यहाँ पर दिया गया है? समन्वय। क्या दिया गया है? समन्वय प्राप्त करती हैं। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अथवा। याद रखना, अथवा करके पूछा है। आप लोगों को दोनों में से कोई एक ही करना होगा, दोनों नहीं करना है। कह रहा है, पहले प्रश्न पढ़िए। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम देखते हैं क्या कह रहा है कि नए शब्द, नए मुहावरे, नई रीतियों के प्रयोग से युक्त भाषा की व्यावहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। तुरंत मिल गया कि कौन सा पाठ है? भाषा और आधुनिकता। क्या? भाषा और आधुनिकता है। याद रखना, भाषा और आधुनिकता। और इसके लेखक कौन है भाई? इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। याद है ना? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है?
अगला क्वेश्चन कहता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। भाई देखते हैं क्या रेखांकित है। रेखांकित क्या है? कह रहे वर्ण नए पारिभाषिक शब्दों को एवं नूतन शैली प्रणालियों को व्यावहारिकता में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है। तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी कहते हैं कि भाषा में मात्र नए शब्दों को ला करके मिला देना ही विकास नहीं होता, बल्कि नए पारिभाषिक शब्दों को नवीन शैली प्रणालियों को व्यवहार में प्रयुक्त करना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 3 नंबर का, किन किन के प्रयोग से भाषा आधुनिक बनती है? किन किन के प्रयोग से भाषा आधुनिक बनती है? तो इसका सही जवाब क्या होगा कि नए शब्द, नई रीतियाँ और नए मुहावरे। ऊपर ही दिया गया है, नए शब्द, नए मुहावरे, नई रीतियों के प्रयोग से युक्त भाषा व्यावहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। समझ गए होंगे सही जवाब कि नए शब्द, नए मुहावरे एवं नई रीतियों के द्वारा ही भाषा आधुनिक बनती है। अगला प्रश्न, भाषा का विकास कब नहीं होता है? भाषा का विकास कब नहीं होता है भाई? इसका सही जवाब क्या है? भाषा का विकास कब नहीं होता है? तो इसका सही जवाब है कि दूसरे शब्दों के लिए आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नवीन शब्द गढ़ने मात्र से भाषा का विकास नहीं होता है। देखिए दिया है कि दूसरे शब्दों में केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों के गढ़ने मात्र से भाषा का विकास नहीं होता है। समझ गए। और अगला अंतिम प्रश्न क्या कहता है कि नए शब्द गढ़ने मात्र का क्या तात्पर्य है? तो नए शब्द गढ़ने मात्र का अर्थ है, तात्पर्य है कि पराई भाषाओं की शब्दावली के स्थान पर उनसे मिलते जुलते शब्दों की संरचना मात्र से कोई भाषा प्रगतिशील नहीं बन सकती है। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आ जाता है पद्यांश का। पद्यांश से आ जाता है और कह रहा है कि पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कह रहा है, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल यद खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग, ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हों घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छविधाम। जी हाँ, आप लोगों ने तुरंत पकड़ लिया होगा कि ये पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद जी की हैं। किसकी हैं? तो जयशंकर प्रसाद जी की पंक्तियाँ हैं। आपने तुरंत पकड़ लिया होगा, तुरंत समझ लिया होगा कि ये पंक्ति जयशंकर प्रसाद जी की हैं। क्या कह रहे हैं? प्रस्तुत पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम। तो पाठ का नाम क्या है? श्रद्धा एवं मनु। पाठ का नाम हो गया। और रचनाकार कौन है? तो रचनाकार बच्चा बच्चा जानता है। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। कौन है? सौंदर्य चेतना के कवि। क्या? सौंदर्य चेतना के कवि। याद रखना, पूछेगा कि सौंदर्य चेतना का कवि किसे कहा जाता है, तो लिखिएगा जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो करते हैं भाई। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि श्रद्धा का शरीर नीले नीले वस्त्रों को पहने हुए नीले कपड़ों के बीच में जो उसका कोमल कोमल सुकुमार शरीर जो आधा खुला है और आधा खुला हुआ है, आधा खुल रहा है, इस प्रकार से सुशोभित हो रहा है कि जैसे घने घने बादल रूपी जंगलों के बीच में कोई बिजली का फूल गुलाबी रंग का जो हो वो खिला हुआ दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार से श्रद्धा का शरीर नीले नीले वस्त्रों के बीच में आधा खुला और आधा खुलते हुए दिखाई पड़ रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मेघवन बीच गुलाबी रंग में कौन सा अलंकार है? आसान प्रश्न है और रूपक अलंकार है। क्या है?
और रूपक अलंकार है, याद रखना क्या है, तो रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि नीले वस्त्र में लिपटी नायिका की छवि कैसी दिख रही है, तो नीले वस्त्र में लिपटी नायिका की छवि कैसे दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे ऐसा लग रहा है जैसे नीले घने बादल रूपी जंगलों के बीच में कोई गुलाबी रंग का बिजली का फूल खिला हुआ हो, उसी प्रकार से नायिका अर्थात श्रद्धा की छवि दिखाई पड़ रही है। परिधान और मृदुल, अगला प्रश्न है कि परिधान और मृदुल शब्द का क्या अर्थ है, उसका अर्थ बताना है। तो परिधान कहते हैं वस्त्र को, किसको कहते हैं, वस्त्र को कहते हैं, और मृदुल कहते हैं कोमल को, क्या कहते हैं, कोमल को। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है अथवा वाला। अथवा वाला फिर से बता दे रहे हैं, दोनों नहीं करना है, दोनों में से कोई एक करना है। इस धारा साही जग का क्रम शाश्वत, इस जीवन का उद्गम शाश्वत है गत शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत का ये रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास है जन जीवन के कर्णधार, चिर जन्म वर्ण के यार पार, शाश्वत जीवन नौका विहार। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान जीवन का ये शाश्वत प्रमाण, करता मुझको यमरत दान। आप लोगों को पंक्तियां पता चल गई होंगी कि ये किसकी पंक्तियां हैं, तो जी हाँ, ये पंत जी की पंक्तियां हैं। पंत अर्थात सुमित्रानंदन पंत जी की पंक्तियां हैं। और पाठ का नाम कौन सा है, तो पाठ है नौका विहार। क्या है, नौका विहार। क्या है, तो नौका विहार है। अगला प्रश्न क्या कहता है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। देखिए, सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं इस गंगा की धारा के समान ही संसार का जो क्रम है वह है। इस संसार के लोगों का जीवन जो है वो शाश्वत है, अर्थात सदैव जीवन होने वाला है, अर्थात सबका जन्म होने वाला है, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु, और जिसकी मृत्यु हुई उसका जन्म होने वाला है। और जब जन्म हुआ है तो उनमें गति भी शाश्वत है। जैसे इस गंगा में गति हो रही है, वैसे भी अगर किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है तो वो गति करेगा ही करेगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि नाव की गति को देख करके कवि के मन में कैसे विचार आ रहे हैं। तो नाव की गति को देख कर कवि के मन में ये विचार आ रहे हैं कि इसी नौका के समान ही इस संसार का क्रम है, इस गंगा नदी का भी क्रम है कि इसका जन्म हिमालय पर हुआ और ये हिमालय से निकल करके बंगाल की खाड़ी में जा कर के मिल रही है, गति कर रही है। कवि के अनुसार जीवन में क्या शाश्वत है, कह रहे हैं कि जीवन का क्रम शाश्वत है। क्या शाश्वत है, इस धारा के समान ही इस संसार का क्रम शाश्वत है। इस संसार में लोगों का जीवन का उद्गम शाश्वत है। इस आकाश का नीला विकास शाश्वत है। चंद्रमा की चांदनी हंसी शाश्वत है और छोटी छोटी गंगा की लहरों की विलासता शाश्वत है। अगला अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है इस धारा सा जग का क्रम में कौन सा अलंकार है। जी हाँ, अलंकार पूछा है तो अलंकार है उपमा अलंकार है। क्या है, उपमा अलंकार है, याद रखिएगा उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न पर आ जाइए। अगला प्रश्न है किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो चाहे वासुदेव शरण अग्रवाल का कीजिए, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय का कीजिए, और चाहे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का कीजिए। अब यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, आपको पहले करा चुके हैं। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उसकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। चाहे जयशंकर प्रसाद का लिखो सौंदर्य चेतना का कवि, चाहे रामधारी सिंह दिनकर को लिखिए धैर्य का कवि, या राष्ट्र कवि जिनको डिप्टी राष्ट्र कवि कहा जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, चाहे महाप्राण को लिखो, चाहे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद अर्थात कवि सम्राट को लिखो। अगला प्रश्न आ जाता है क्या, कहानी तत्वों के आधार पर, कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा करनी है। आप लोग 80 शब्दों में कीजिएगा, आप लोगों को खूब बताया है, अभी नहीं बताएंगे। अथवा दोनों में से कोई एक ही करना है। अथवा कह रहा है कर्मनाशा की हार कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण करना है, दोनों में से कोई एक ही करना है। आगे कह रहा है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न
का संक्षिप्त उत्तर देना है। तो जो खंड काव्य आपके ज़िले में पढ़ाया जाता है, उस खंड काव्य को आप लोगों को उसका जवाब देना होगा। चाहे आप स्मृति को पढ़ रहे हों, चाहे श्रवण कुमार को पढ़ रहे हों, चाहे मुक्ति यज्ञ को पढ़ रहे हों, चाहे त्यागपति को पढ़ रहे हों, चाहे सत्य की जीत को पढ़ रहे हों, चाहे आलोक वृत्त को पढ़ रहे हों, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका जवाब आपको देना है। जो आपके ज़िले में पढ़ाया जा रहा है, किसी अन्य के ज़िले में पढ़ाया जाने वाला जो है, आप लोग मत दीजिएगा जवाब। और जो भी होगा, अगर आपसे पूछा है कि त्यागपति खंड काव्य के आधार पर, जैसे त्यागपति खंड काव्य के आधार पर प्रमुख नारी पात्र के चारित्रिक गुणों पर प्रकाश डालिए, अगर ये आ गया तो ये लिखना। अथवा आ रहा है कि त्यागपति खंड काव्य के आधार पर प्रधान पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए, तो प्रमुख नारी पात्र हैं राजश्री और प्रमुख पुरुष पात्र हैं हर्षवर्धन। तो दोनों में से किसी एक का ही चरित्र चित्रण करना है। फिर से याद दिलाते हैं, अथवा लगा हुआ है तो दोनों का चरित्र चित्रण नहीं करना है, दोनों में से कोई एक ही करना है, दोनों में से कोई एक ही चरित्र चित्रण करना है। फिर आगे आ जाते हैं, सत्य की जीत है, चाहे उसका कीजिए, चाहे आलोक वृत्त का कीजिए, इनमें से किसी एक का ही करना है, सब नहीं करना है। आ जाते हैं संस्कृत खंड पर। 7 नंबर देने वाला ये है। क्या कह रहा है? संस्कृत खंड कह रहा है कि संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है इसका, तो करते हैं। संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करते हैं। कह रहा है कि वह कहमालवीया सुखी ये न प्रभाव पूर्ण भाषणेन जनानाम मनांसी अमोहयत। तुरंत पता चल गया कौन सा पाठ है, तो मदन मोहन मालवीय जी का है। संदर्भ मिल गया है आपको कि मालवीय जी वाले पाठ से उद्धृत है। तो युवक मालवीय ने अपने प्रभावपूर्ण भाषण के द्वारा लोगों के मनों को मोह लिया। अतः अस्य सुहृदं प्रांग विभाग पदवीं प्राप्य देशस्य श्रेष्ठतरां सेवां कर्तुं प्रेरितवन्तः। इसलिए इनके मित्रों ने इनको वकालत की डिग्री प्राप्त करके देश की श्रेष्ठतर सेवा करने के लिए प्रेरित किया। तदनुसारम मयम विधि परीक्षाम उत्तीर्ण प्रयागस्थे उच्च न्यायालय प्रांग विभाग कर्मम कर्तुम आरभत। उनके अनुसार, अर्थात अपने मित्रों के अनुसार, ये कानून की परीक्षा को पास करके प्रयाग में ही स्थित उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट में वकालत का कार्य करना प्रारंभ कर दिया। विधेय प्रकृष्ट ज्ञानेन मधुरालापेन उदार व्यवहारेण चायम शीघ्रम एव मित्राणाम न्यायाधीशानां च सम्मान भाजनम अभवत। मित्रासाम दिया गया है, मित्राणाम होना चाहिए था। तो कह रहा है कानून के उच्च कोट के ज्ञान और मधुरालापेन अर्थात मधुर वाणी के द्वारा, उदार व्यवहार के द्वारा ये शीघ्र ही मित्रों और न्यायाधीशों के सम्मान के पात्र हो गए। अथवा पे आ जाते हैं। अथवा क्या कहता है भाई? अथवा फिर बता दे रहे हैं। अथवा का मतलब दोनों में से कोई एक ही करना है। क्या? दोनों में से कोई एक ही करना है। क्षमा कीजिएगा, ये डिस्टरबेंस के लिए आ जाते हैं। अथवा ध्यान रखिएगा, अथवा ही दोनों में से कोई एक आपको करना रहेगा, दोनों नहीं करना है, दोनों में से कोई एक करना है। देखते हैं क्या कह रहा है कि अतीत प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंहम राजानम अकुर्वन। अतीत के प्रथम कल्प में चौपायों ने अर्थात 4 पैर वालों ने अर्थात जानवरों ने शेर को राजा बनाया। किस पाठ से आपको तुरंत पता चल गया होगा कौन सा पाठ है जिसमें प्राणियों की कथा के बारे में वर्णन किया गया है, जिसमें शेर के बारे में वर्णन किया गया है, जिसमें उल्लू के बारे में वर्णन किया गया है। जी हाँ, उलूक जातकम का है। किस पाठ का है? तो उलूक जातकम का है। देखते हैं भाई क्या कह रहा है कि अतीत के प्रथम कल्प में जानवरों ने शेर को राजा बनाया। मत्स्याय आनंद मत्स्यम, मछलियों ने आनंद मछली को, और शकुनया सुवर्ण हंसम, पक्षियों ने सुवर्ण हंस को राजा बनाया। तस्य पुनः सुवर्ण राजहंसस्य द्वैता हंस बोधिगाति रूपवती आसीत। उसके पश्चात सुवर्ण राजहंस की पुत्री हंस कुमारी बहुत ही सुंदर थी।
सा तस्य वरम मदात, उसने उसको वरदान दिया यत्कि सा आत्मनिश्चित उचितम स्वामिनम विरुणुयात इति, कि वह जिसको पसंद करे वो अपनी पसंद के अनुसार अपने स्वामी का वर्ण कर सकती है। हंस राजा तस्य वरम दत्वा हिमवती शकुनि संगे सन्निपतत, हंसराज ने उसको वरदान दे करके हिमालय पर्वत पर बहुत सारे पक्षियों को बुला लिया। तो नाना प्रकारा हंस मयूरादयः शकुनिगणाः समागत्य एकस्मिन् महादिपाषाणतले सन्निपतन्, अनेकानेक प्रकार के हंस मोर और अनेकानेक प्रकार के पक्षी आकर के एक बड़े से पत्थर के टुकड़े पर बैठ गए, इकट्ठा हो गए। हंस राजा आत्मनचित उचितम स्वामिकम आगत्य वृणुयात इति दुहितरम आदेशा, हंसराज ने अपनी पुत्री हंस कुमारी को आदेश दिया कि तुम आकर के अपने मना स्थित के अनुसार अपने स्वामी का वर्ण करो। सा शकुनिसंगे अवलोकयन्ती मणिवर्ण ग्रीवं चित्र प्रेक्षणं मयूरं दृष्ट्वा अयं मे स्वामिको भवत इत्यभासत, वह पक्षी समूहों पर नजर डालते हुए मणि के समान गर्दन वाले और रंग बिरंगे पंखों वाले मोर को देख करके बोली कि ये मेरा स्वामी हो, ये मेरा पति हो। जब ये कहा तो मयूर जो है खुश हो जाता है, लेकिन वो उसकी खुशी बहुत देर तक नहीं टिक पाती है। आप लोगों ने इसको पढ़ा है, आगे आ जाते हैं। आगे क्या है, आगे आ गया श्लोक का खंड। श्लोक का खंड आ गया, कह रहा है संदर्भ सहित अनुवाद करना है, संदर्भ सहित अनुवाद करना है। देखिएगा कि भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्यमाण भारती, तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। किस पाठ का है भाई? सुभाषित रत्नानि का है। किस पाठ का है? तो सुभाषित, क्या सुभाषित, सुभाषित रत्नानि, क्या सुभाषित रत्नानि। संदर्भ लिख दीजिएगा। और व्याख्या क्या होगी, हिंदी अनुवाद क्या होगा कि कभी कहता है विश्व की समस्त भाषाओं में संस्कृत भाषा मुख्य है, मधुर है, अलौकिक है, और संस्कृत भाषा में उससे भी अधिक मधुर उसका काव्य है, उसके काव्य में उससे भी मधुर उसके सुभाषित हैं। अगले पे आ जाइए, अगला क्या कहता है? अगला कहता है ज्ञाने मौनम, क्या कहता है कि ज्ञाने मौनम, ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तो त्यागे श्लाघा विपर्ययः, गुणा गुणानुबंधितात तस्य स प्रशवायुमम्। कह रहे हैं ये तो पहली बात तो किस पाठ का है? तो नृपति दिलीपा का है। क्या होगा हिंदी अनुवाद? क्या होगा कि ज्ञान होते हुए भी मौन रहना, शक्ति होते हुए भी सहनशीलता और त्याग, सहन शक्ति होते हुए भी सहनशीलता और त्याग होते हुए भी अपनी प्रशंसा न करना, ये गुण आपस में संबंधित होने के कारण मानो राजा दिलीप में उनके जन्म के साथ ही पैदा हुए थे। ये गुण एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन उनके जन्म के साथ ही पैदा हुए थे। क्यों? क्योंकि ये सारे गुण जो थे वो राजा दिलीप के साथ जन्म से ही उत्पन्न हो गए थे, विषयों के द्वारा आकर्षित नहीं होने वाले थे, और समस्त विद्याओं में पारंगत थे, धर्म से प्रेम करने वाले थे। राजा दिलीप बुढ़ापे के बिना भी वृद्धता को प्राप्त हो गए थे। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग अपनी राय ज़रूर बताइएगा। अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को हिंदी की बेहतरीन क्लास लगातार मिलती रहे। मिलते हैं आप लोगों को इसके बाद अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय हिंदी।